आज इस वीडियो का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। पहले तो हम इस हेडिंग का ही मीनिंग समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल मीन्स किसी चीज को अपनी निगरानी में अच्छे से काम करवाना एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ प्रॉपरली करना। तो ये दोनों काम ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम्स लाइक ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम साथ मिलकर पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। अब नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो एक तरह का मैसेज है उनके थ्रू एंड हार्मोनल सिस्टम केमिकल के थ्रू पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हार्मोनल सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम हमारी एक्शंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी की दूसरी सिस्टम्स अच्छे से एक साथ काम कर पाए उसमें भी हेल्प करता है। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी में जनरली दो तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, लाइक वॉलेंटरी एक्शंस एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस मीन्स हमें जो कॉन्शियसली करते हैं, जो हम खुद करना चाहें, लाइक वॉकिंग, राइटिंग, साइकिलिंग एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें चलना हो तो नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है जिससे हम प्रॉपरली बिना रुकावट के चल पाते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस मीन्स जो हमारी इच्छा के बिना भी हमारी बॉडी में चलती रहती है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन एसेट्रा। और ये सारी एक्टिविटीज एक साथ एक समय पे हमारे बॉडी में चलती रहती है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी नर्वस सिस्टम करता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हेड रीजन में स्कल के अंदर ब्रेन लोकेटेड है। स्पाइनल कॉर्ड जो एक थिक नर्व है वो बैकबोन में से पास होती है और उसका अपर एंड ब्रेन से अटैच्ड है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वायर्स की तरह दिखने वाली नर्व्स पूरे बॉडी में स्प्रेड होके पूरा नेटवर्क बनाती है जो बॉडी के हर एक छोटे से छोटे ऑर्गन तक पहुंचती है। यहाँ पे मेनली टू टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में से निकलती है, वो पूरे हेड रीजन में स्प्रेड होके वहाँ पे पूरा नेटवर्क बनाती है। और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड में से निकल के हेड के सिवा बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होके वहाँ पे पूरा नेटवर्क बनाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स मिलके पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, बट उनको सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज एंड इफेक्टर्स लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स की हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। उनकी मदद से ही नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाएगा। आपके मन में यहाँ पे एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि भला सेंस ऑर्गन्स एंड इफेक्टर्स कैसे नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता होगा। तो मैं आपको सबके बारे में एक एक करके बताती हूँ और उनके बीच के कनेक्शन के बारे में भी अच्छे से बताती हूँ, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जिसे हम स्टिमुलस कहेंगे, जो रिसेप्टर्स के थ्रू ये सेंस ऑर्गन्स रिसीव करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जो एक तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड है। रिसेप्टर्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस जो स्टिमुला है उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं। Eyes have light receptors that detect light. Ears have sound receptors that detect sound. Nose has smell receptors that detect smell. Tongue has taste receptors that detect taste. Skin has many receptors that detect touch, heat and pain. अब इन रिसेप्टर्स के साइंटिफिक नेम भी है जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। Photoreceptors that detect light and present in eyes. Phonoreceptors that detect sound and present in ears. Olfactory receptors that detect smell and present in nose.
Gustatory receptors that detect taste and present in tongue. Thermoreceptors that detect heat and present in skin. अब हम इफेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो भी नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं। इफेक्टर्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। इफेक्टर्स नर्वस सिस्टम को रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि नर्वस सिस्टम हमेशा इफेक्टर्स के थ्रू ही रिस्पॉन्ड करता है। सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर्स तीनों मिल के पूरे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। बट हाउ? लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में नर्व्स देख रहे हो, वो दो तरह की होती है, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ये दोनों नर्व्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के ही दो टाइप्स हैं। सेंसरी नर्व्स जो सेंस ऑर्गन्स में से मैसेज को ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है, और मोटर नर्व्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में से मैसेज को इफेक्टर्स तक पहुंचाता है। अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है इन रिस्पेक्टिव टू इफेक्टर मसल्स। अगर गलती से हमारा हाथ किसी जलते हुई कैंडल पे लग जाए तो हम तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं, बट हमें ये पता कैसे चलता है कि जलती हुई कैंडल हमारे लिए खतरा है? तो जब भी जलती हुई कैंडल पे हमारा हाथ टच होता है तब हाथ की स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स इस हीट को डिटेक्ट करते हैं और हाथ की स्किन में लगे सेंसरी नर्व्स थ्रू ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जलती हुई कैंडल एक खतरा है और हाथ को जलने से जल्दी बचाना है, इसलिए यहाँ पे मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुँचता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद ही इस खतरे को एनालाइज करके एक मैसेज जनरेट करता है कि ये खतरा है, जल्दी से अपना हाथ हटाओ। और ये मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू हाथ में लगी इफेक्टर मसल्स को भेजता है। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके हाथ को तुरंत ही वहां से हटा लेता है और ऐसे ही हमारा हाथ जलने से बच जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड इफेक्टर मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है इन रिस्पेक्टिव टू इफेक्टर सलाइवरी ग्लैंड। जब भी मुंह में हम खाना रखते हैं कि थोड़ी ही देर में सलाइवरी ग्लैंड मुंह में सलाइवा रिलीज करता है और फूड को अच्छी तरह से च्यू करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पे मुंह में खाना रखते ही सलाइवरी ग्लैंड्स को कैसे पता चलता है कि उसे अब सलाइवा रिलीज करना है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ब्रेन से मिलते हैं। बट हाउ? लेट्स सी। तो जब भी हम मुंह में खाना रखते हैं तब टंग में रिप्रेजेंट गस्टिटरी रिसेप्टर्स फूड को डिटेक्ट करते हैं और ये मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन एनालाइज करता है कि मुंह में फूड है और उसे डाइजेस्ट करना है। तो ब्रेन ये मैसेज मोटर नर्व्स के थ्रू मुंह में प्रेजेंट इफेक्टर सलाइवरी ग्लैंड को भेजता है और सलाइवरी ग्लैंड अब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा को रिलीज करता है। ये प्रोसेस आपको लंबा लगता होगा, बट ये विद इन अ सेकेंड हो जाता है। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड फैक्टर्स मिलके कैसे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बायोलॉजी में आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है टॉपिक के रिलेटेड साइंटिफिक टर्म्स, सेकंड है स्ट्रक्चर एंड थर्ड है उनका फंक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, because central nervous system collect all the informations in the form of electrical impulses through sense organs and then उसे ठीक से एनालाइज करेगा और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में मैसेज इफेक्टर को भेजेगा कि कैसे किसी सिचुएशन में उस इफेक्टर को रिएक्ट करना है। लाइक हमने ऑलरेडी अभी दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट है जो जलती हुई कैंडल वाला और दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन अलग है, तो कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इफेक्टर को इंस्ट्रक्शन भेजता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ब्रेन के बारे में। ब्रेन पूरी नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ह्यूमन बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटीज एक साथ एक समय पर अच्छे से हो
उसका कोऑर्डिनेशन भी ब्रेन करता है। इसीलिए ब्रेन को ह्यूमन बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहा जाता है। बट हमारा ब्रेन बहुत सॉफ्ट है तो उसे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ब्रेन एक बोनी बॉक्स में लोकेटेड है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे स्कल एंड साइंटिफिक टर्म है क्रेनियम। अब स्कल के अंदर ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजेस। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होती है जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये फ्लूइड ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है। नाउ इसी ब्रेन में से क्रेनियल नर्व्स निकलती है जो पूरे हेड रीजन में स्प्रेड हो जाती है बट बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं जाती। ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब आप उसके नाम से ही उसकी पोजीशन याद रख सकते हो। फोर मीन्स आगे का पार्ट, मिड मीन्स मिडल एंड हिंड मीन्स पीछे का पार्ट। फोर ब्रेन में सेरिब्रम प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं है और हिंड ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फोर ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट है सेरिब्रम जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और वो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट भी है। इट इज़ द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनालिटी एंड मेमोरी। हमारे सारे थॉट्स, सेंसेशन, एक्शंस एंड मूवमेंट का कंट्रोल सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम के डिफरेंट एरियाज है जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट है एसोसिएशन एरिया जो थिंकिंग एंड मेमोरी को कंट्रोल करता है और वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस को भी स्टोर करता है। दूसरा है सेंसरी एरिया जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन में से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और जिसे हम सेंसेशन और फीलिंग की तरह महसूस करते हैं। तीसरा है मोटर एरियाज जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इफेक्टर लाइक मसल्स एंड ग्लैंड्स को भेजा जाता है जिससे इफेक्टर्स सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाए। ह्यूमन बॉडी की वॉलंटरी एक्शंस भी सेरिब्रम कोऑर्डिनेट करता है। अब ये सेरिब्रम कैसे वॉलंटरी एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सेरिब्रम रिसीव्स मैसेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू रिसेप्टर जो सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड है। नाउ सेरिब्रम पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है कि क्या सही है। बाद में वो मोटर एरिया को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। अब इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वॉलंटरी मसल्स मूव करके रिस्पॉन्ड करते हैं। अब यहाँ पे जो वॉलंटरी मसल्स की बात की जा रही है वो है स्ट्रेटेड मसल्स जो हाथ, पैर और ऐसे बॉडी पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला सके। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वॉलंटरी मसल्स। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। लाइट एंड साउंड जो एक तरह के स्टिमुला है उनको आइज एंड ईयर्स रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करते हैं, तो इस स्टिमुलाई को हम विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई कहेंगे। अब इस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स में हेड, नेक एंड ट्रंक के रिफ्लेक्स मूवमेंट मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स मूवमेंट की बात की जा रही है उसका मीनिंग है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। आप चाहो या ना चाहो वो एक्टिविटी अपने आप ही हो जाती है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स मूवमेंट। मिड ब्रेन आइज की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स लाइक आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज और शेप ऑफ द आई लाइन्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंखों में अचानक से ब्राइट लाइट चली गई या तो फिर कचरा चला गया तब ये मिड ब्रेन हमारी आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब तीसरा और आखिरी पार्ट है हिंड ब्रेन और उनके भी 3 सब पार्ट्स है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। पोन्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। दूसरा है सेरिबेलम, उसे हिंदी में छोटा दिमाग भी कहते हैं। सेरिबेलम के बाद ब्रेन का दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज वो बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करता है। हमारी बॉडी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट कर पाए उसका ध्यान रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते चलते गिर न जाए, सीधे खड़े रह सके, बॉडी झुक न जाए। और वॉलेंटरी एक्शंस लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्पीकिंग, डांसिंग जैसे स्मूथ बॉडी मूवमेंट को सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है। लास्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज मेड्यूला जो वेरियस इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को कंट्रोल करता है। मेडुला swallowing, coughing, sneezing, vomiting and secretion of saliva जैसी इनवॉलेंटरी एक्शंस का रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे ब्रेन की जानकारी समाप्त होती है और हम अब शुरू करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की जानकारी। आप इस डायग्राम में जो सारे नर्व्स देख रहे हो वो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कंसिडर करेंगे। ये सारी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच है। जो नर्व्स ब्रेन से अटैच है उसे हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। हम इस क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे जो है सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। अब जो नर्व्स सेंस ऑर्गन में से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी कि मैसेज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पहुंचाता है उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व्स एंड जो नर्व्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मींस मैसेज इफेक्टर्स यानी कि मसल्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाता है उसे हम कहेंगे मोटर नर्व्स। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो टाइप्स है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मीन्स सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, मतलब कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग एसेट्रा। तो ऐसी एक्टिविटीज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हार्ट बीट स्टार्ट हो जाओ, तभी हार्ट बीट स्टार्ट नहीं होती, बट वो अपने आप ही चलता रहता है, वो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल है डाइजेशन। अगर हम स्टमक को कहें कि चलो अब डाइजेशन शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। जब हम खाना खाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा स्टमक डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। वैसे ही जब हमें समर में गर्मी लगती है तब ऑटोमेटिकली हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती, हम उसे इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कहेंगे। तो ऐसी कई एक्टिविटीज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। बट हाउ? तो ये सारी एक्टिविटीज होती है इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा, जो है स्टमक, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, किडनी, ग्लैंड्स एसेट्रा। और इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होते हैं जो एक तरह के इफेक्टर है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इस इफेक्टर स्मूथ मसल्स के द्वारा इन इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। नाउ वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी एक्शंस हमारी इच्छा अनुसार होती है और जब हम उसे करना चाहे तब हम कर सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे वॉलेंटरी एक्शंस। तो ये एक्शंस है वॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डांसिंग, रीडिंग, साइकिलिंग एसेट्रा। और ये सारी वॉलेंटरी एक्शंस को करने में वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है। बट ये सारी एक्टिविटीज वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन कॉन्शियसली कंट्रोल करता है, बिकॉज ब्रेन इज मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको एक एग्जांपल दी कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कैसे हमारी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है उसके बारे में समझाती हूँ। सपोज एग्जाम हॉल में हम हमारा पेपर लिख रहे हैं और अचानक हमारी नज़र घड़ी पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि अब पेपर लिखने के लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो हम जल्दी लिखना स्टार्ट करते हैं जिससे हमारा पेपर टाइम पर पूरा कर सके। अब इस एक्शन को करने में हमें वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। बट हाउ? लेट्स फाइंड आउट। जब हमारी आंखें घड़ी में टाइम देखती है तब आंखें इस इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को पहुंचाती है। अब ब्रेन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि अब टाइम बहुत कम है और हमें हमारी राइटिंग स्पीड बढ़ानी चाहिए जिससे टाइम पर हम पेपर खत्म कर पाए। ब्रेन इस इंस्ट्रक्शन को मोटर नर्व्स के थ्रू हाथों की मसल्स तक पहुंचाता है। अब हैंड की मसल्स इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जल्दी लिखना स्टार्ट करता है। तो इस वॉलंटरी एक्शन सही से हो पाए उसके लिए हमारी वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। पूरा नर्वस सिस्टम छोटे छोटे नर्व सेल से बना है जिसे न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। जैसे अगर मान ले पूरा घर एक सिस्टम है जो ब्रिक से बना है, वैसे ही यहाँ पे पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है। सो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में टोटल 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं,
एंड रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स दोनों ही स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स का फंक्शन जनरली मैसेज को कैरी करके लॉन्ग डिस्टेंस तक पास करना होता है और इस मैसेज को हम नर्व इम्पल्सिस और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस कहते हैं। नर्व मीन्स न्यूरॉन एंड इम्पल्सिस मीन्स मैसेज और इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन्स मैसेज को पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रांसफर करता है, तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम मैसेज को पास करना है, तो उसका स्ट्रक्चर भी इलेक्ट्रिकल वायर की तरह लंबा और हाईली ब्रांच्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हो, जहाँ पे नॉर्मल एनिमल सेल की तरह सारे सेल कंपोनेंट्स है, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, बट वो अपने फंक्शन के हिसाब से एडप्ट हुआ है। जो मेन सेल का पार्ट है वो है सेल बॉडी, जिसमें से थिन फाइबर्स निकलते हैं, वो है डेंड्राइटिस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर सेल बॉडी से निकलता है वो है एक्सॉन। अब इस लॉन्गेस्ट फाइबर एक्सॉन के अराउंड एक लेयर डिपोजिटेड है, जिसे हम कहेंगे माइलिन शीट, जो फैट एंड प्रोटीन से बना प्रोटेक्टिंग एंड इंसुलेटिंग कवर है। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस न्यूरॉन में से पास हो तो वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए इस एक्सॉन के अराउंड प्रोटेक्टिंग माइलिन शीट लगी होती है, जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मींस मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड ब्रेन से इफेक्टर तक विद इन अ सेकंड पहुंच जाता है और हम किसी भी एक्शन का क्विकली रिएक्शन दे पाते हैं। अब न्यूरॉन का एंड पार्ट जो एक्सॉन के बाद आता है वो है नर्व एंडिंग, जो भी हाईली ब्रांच्ड है। नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ज्वाइन नहीं होते, बट दोनों के बीच एक छोटी सी गैप होती है, जिसे हम कहेंगे साइनेप्स। जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इस गैप साइनेप्स में से पास होते हैं, तब वो केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। और फिर से जब वो नेक्स्ट न्यूरॉन में से पास होते हैं तो अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज दो न्यूरॉन्स ई एंड बी एक के बाद एक हाथ में लगे हुए हैं। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे न्यूरॉन ए डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ कनेक्टेड है। न्यूरॉन ए के एक्सॉन के बाद स्मॉल गैप साइनेप्स है और उसके बाद न्यूरॉन बी के डेंड्राइटिस है। ऐसे ही सारे सेंसरी न्यूरॉन्स इन सेंस ऑर्गन्स, रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस रिसेप्टर, न्यूरॉन्स, साइनेप्स गैप में से पास होकर इफेक्टर तक कैसे पहुंचते हैं, जो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। इमेजिन करो कि हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है, बट हमें ये पता कैसे चलता है। अब इस टच सेंसेशन को हम स्टिम्युलस कहेंगे। अब इस स्टिम्युलस को स्किन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स रिसीव करेगा और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, जो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरॉन ए के डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग में से पास होके टाइनी गैप साइनस में पहुंचेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर में कन्वर्ट होगा। अब ये केमिकल सब्सटेंस साइनस को क्रॉस करके अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन, और न्यूरॉन बी के डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग में से पास होके ऐसे ही थर्ड न्यूरॉन में से पास होगा। इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्किन में प्रेजेंट सेंसरी न्यूरॉन्स से रिले न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में लोकेटेड है वहाँ तक, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से इफेक्टर लाइक मसल्स जो हाथ में प्रेजेंट है वहाँ तक पास होगा, और हमें तब पता चलेगा कि हमारा हाथ किसी ऑब्जेक्ट को टच हुआ है। और ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को टच करने पे तुरंत उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल जाता है। यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स का काम सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ना है, इसलिए उसे इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अगर हम किसी हॉट प्लेट को गलती से भी टच कर ले तो विद इन अ सेकंड हम अपना हाथ तुरंत ही वहां से हटा लेते हैं, तो इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। और ये एक्शन इतनी जल्दी होती है कि हम बिना सोचे समझे हमसे हो जाती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ये समझता है कि हॉट प्लेट हमारे लिए खतरा है, वो हमारे हाथ को जला देगा, इसलिए विदाउट थिंकिंग हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उस हॉट प्लेट से दूर हट जाता है। जनरली रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन बॉडी में इमरजेंसी या तो फिर खतरे के दौरान होती है। रिफ्लेक्स एक्शन किसी भी तरह के स्टिम्युलाई का ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स है, इसलिए इसे इनवॉलेंटरी एक्शंस भी कहा जाता है। तो
रिफ्लेक्स एक्शन वो होती है जो हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए विदाउट थिंकिंग करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जांपल बताती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लाइक कफिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो विंड पाइप को क्लियर करती है। ये एक्शन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग हो जाती है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। जब भी हमारी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ती है तो तुरंत हमारी आंखें बंद हो जाती है। तीसरा है स्नीजिंग। अगर नाक में कुछ कचरा चला जाए तो तुरंत हमें स्नीजिंग होती है विदाउट थिंकिंग एंड ऑटोमेटिकली। ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन है लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, योइंग एंड नी जर्क एटसेट्रा। ये सारी एक्शंस ऑटोमेटिक होती है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहेंगे। अब मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन कैसे क्विकली ऑटोमेटिकली होती है वो समझाती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो पाथवे है उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो एग्जाम्पल है, जब हमारा हाथ हॉट प्लेट को टच करे तो कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यहाँ पे हीट स्टिमुलस है जो हमारे हाथ को हॉट प्लेट को टच करने से फील होगा। अब ये हीट हाथों की स्किन में लगे रिसेप्टर्स उसे रिसीव करेंगे। इस रिसेप्टर्स में केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स में से पास होके स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन से पास होगा। उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन्स में एंटर होगा। ये पाथवे आपको डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे आप रिले न्यूरॉन्स या तो फिर उसे इंटर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। उसका काम सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ना है। अब ये सिचुएशन इमरजेंसी है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड से में प्रेजेंट मोटर न्यूरॉन्स क्विकली इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हाथ में मौजूद इफेक्टर मसल्स को भेजेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर हाथ को तुरंत ही हॉट प्लेट से हटा लेंगे। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ स्पाइनल कोड ही पार्टिसिपेट करता है। हम इसे कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। बट कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस में स्पाइनल कोड की जगह ब्रेन खुद इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन को हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहेंगे। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस का बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमारे आंखों में ब्राइट लाइट पड़ती है तो वो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ दिस एग्जांपल। ब्राइट लाइट एज अ स्टिमुलस हमारी आंखों के रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो अब सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हुए ब्रेन में पहुंचेंगे। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि आंखों में जाने वाली लाइट को रिड्यूस करो। ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स से पास होके इफेक्टर्स आइरिस के सर्कुलर मसल्स जो आंखों में है वहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पे आइरिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके प्यूपिल साइज कम कर देगा, जिससे ब्राइट लाइट आंखों में कम पास होगी और हमारी आंखों को डैमेज होने से बचा लेगी। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे इफेक्टर मसल्स में मूवमेंट लाते हैं। मसल्स मसल सेल्स से बने होते हैं। मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से स्टिमुलेट होकर अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसल सेल्स का शेप चेंज होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिस बोन पर ये मसल्स अटैच होते हैं उस बोन को वो पुल करके उस बॉडी पार्ट में मूवमेंट लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाथ के मसल्स हाथ में मौजूद बोन को पुल करके हाथ में मूवमेंट क्रिएट करते हैं।